नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद सर में। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ के इतिहास में हमने जो है सांगा स्टार्ट किया था और सांगा के जो खानवा के युद्ध से पहले पाती प्रवण था वो हमने पढ़ लिया था। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री राम और सबको गुड मॉर्निंग, अभिवादन सबका। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबको कहूंगा कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी जब क्लास ले रहे हो, सुबह सुबह ले रहे होंगे। सुबह 8 बजे क्लास आती है अपनी। तो मैं कहूंगा कि अब सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और जो पुराने वाले अपने स्टूडेंट हैं वो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप भी मजे लें और अपने स्टूडेंट जो दोस्त है, मित्र है, बंधु सखा जो भी है आपके, उनको भी आनंद लेने के लिए आमंत्रित करें, जैसे कि अपने सांगा ने किया था पाती प्रवण के अंदर राजाओं को, उसी प्रकार से। तो मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ने के लिए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए है कि अगर आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ने के लिए आपने क्लिक किया इस वीडियो के ऊपर, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप कोशिश करें कि आप समझ सकें चीजों को। भाई आप समझेंगे तभी तो आपका निर्णय सही होगा कि आपने इस क्लास पे अगर क्लिक किया है तो अंत तक जरूर देखें, तो आप समझ सकोगे ज्यादा से ज्यादा चीजें। और फिर जो आप जाके जो पहली क्लास से मेवाड़, मैं तो कहूंगा आप चौहानों से स्टार्ट करेंगे वापस, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर हिस्ट्री आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाना चाहेंगे आपको, और आप भी बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि रोज करते हैं, पिछली क्लास में जो पढ़ा होता है सबसे पहले आते ही जो 10 मिनट होते हैं या फिर जो भी जितना भी समय लगता है अपन को, वो अपन रिवीजन करने के लिए देते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने पिछली क्लास के अंदर जो है हमने रायमल का पुत्र था कौन, जयमल, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी। वो जो कहानी है आप उसमें जाके देखना पिछली क्लास में, तो ही अच्छी लगेगी, वापस पूरी कहानी बताने में मजा नहीं है। तो मैं बता दूंगा कि आपको जो ये जयमल है वो किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, सोलंकी के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। पूरी कहानी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा हमने बात की थी, उसके बाद में हमने सांगा की बात की थी। तो सांगा जो है उनका शासनकाल हमने पढ़ा था कि 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक। उसके बाद हमने चर्चा की कि जो सांगा है, सांगा के बारे में हमने लिखा, यहाँ पे लिख देता हूं एक बार के लिए, राणा सांगा 1509 से लेकर 1528। हमने कहा कि इनके जो भाई है उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। भाइयों के जब उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, कौन कौन भाई थे, हमने 3 भाई तो पढ़े थे, कौन कौन से, एक तो सांगा, इसके अलावा एक उड़ना पृथ्वीराज जो है था वो उड़ना राजकुमार जो था पृथ्वीराज, और इसके अलावा जो कौन था, जयमल। इन तीनों के बीच जो है उत्तराधिकारी संघर्ष एक तरह से चल रहा था। तो जो है इन्होंने शरण ली थी कहां पे, सुवंत्री नामक स्थान था, सुवंत्री के मंदिर थे, रूपनारायण मंदिर, वहां पे जो भीलवाड़ा में पड़ते हैं शायद मेरे साथ, तो वहां पे जो इन्होंने शरण ली थी। और उसके बाद जो है एक बंदा था कौन, बीदा जेतम लोध, वो इनकी रक्षा के लिए जो है लड़ता हुआ मारा गया था, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया था। उसके बाद हमने बात की कि इसके बाद जो है इन्होंने शरण ली थी कहां पे, श्रीनगर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं, अपने अजमेर वाला जो करमचंद पवार है उनके पास शरण ली थी। और राजा बनते ही इन्होंने जो है करमचंद पवार को कुछ जागीरें दी थी, जैसे कि फूलिया, बनेड़ा, परबतसर और मांडल, याद रहेगी। उसके बाद में हमने बात की कि जो वार्षिक आय तय की थी करमचंद पवार के लिए राणा सांगा ने, कितनी जो थी वो थी 15 लाख प्रति वर्ष, यानी हर जो वर्ष है 15 लाख रुपए जो है मेवाड़ की तरफ से करमचंद पवार को जाएंगे हर साल। ठीक है, हर महीने नहीं, प्रति वर्ष। ये भी ध्यान रखना, थोड़ी छोटी छोटी चीजों के अंदर पर्सन गलत हो सकता है। प्रति माह लिखा हुआ है एक, और एक प्रति वर्ष लिखा हुआ है, तो वहां पे प्रति वर्ष पे वाले पे टिक करना है आपको। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक सारणी बनाई थी हमने बड़ी सी, और जो सांगा के जितने भी युद्ध थे, 2 युद्ध है अपने, जो 2 युद्ध को छोड़ के, कौन कौन से अपने, एक बयाना वाला और एक अपने खानवा वाला को छोड़ के जितने भी युद्ध थे हमने एक ही सारणी के अंदर कवर कर लिए थे। और हमने पढ़ा था कि जो सांगा था उसके राज्याभिषेक के समय कौन कौन से शासक थे उसी सारणी के अंदर, और जो उन्होंने युद्ध लड़े वो किस किस के विरुद्ध लड़े और कौन कौन से युद्ध लड़े, विजय किसमें हुई और क्या क्या चीजें थी वो हमने पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि दिल्ली, मालवा और गुजरात, ये 3 बड़ी रियासतें थी। तो इनके अंदर अंडर जो है वो शासक कौन थे भाई, इनके ऊपर शासन कौन कर रहे थे राज्य अभिषेक के समय, राणा सांगा के। तो हमने पढ़ा दिल्ली के अंदर कौन कर रहा था, सिकंदर लोधी। उसके बाद हमने पढ़ा मालवा, तो मालवा में कर रहा था नासुरुद्दीन। और जो अपनी दिल्ली, सॉरी, गुजरात था, वहां पे कौन कर रहा था, महमूद बगेड़ा। कौन, महमूद बगेड़ा। शायद मैंने बखेड़ा लिखवा दिया था, तो शायद हो सकता है बखेड़ा लगवाए, बगेड़ा लिखवाया। तो बगेड़ा अगर लिखा हुआ है तो सही है, नहीं तो बखेड़ा लिखा हुआ है, बखेड़ा। ठीक है, ख और गए का फर्क है, अगर बखेड़ा लिखा हुआ है तो बगेड़ा लिखना है। ठीक है, वैसे थोड़ा छोटा मतलब 19-20 का फर्क है। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि वो युद्ध किससे हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के अंदर।
तो दिल्ली के अंदर कौन था उस समय जिससे युद्ध हुआ? तो इब्राहिम लोदी। दो युद्ध हुए, कौन से? एक तो खातोली, टोंक वाला खातोली, अजमेर वाला नहीं है, ठीक है, तो उसमें युद्ध हुआ। और एक दूसरा कौन सा हुआ? बाड़ी का युद्ध हुआ था, बाड़ी टोंक के अंदर। और उसके बाद हमने बात की कि दो युद्ध हुए, दोनों दोनों किसने जीते? सांगा ने जीते। कौन कौन से? जो अपना खातोलीबाजी वाला युद्ध हुआ वो तो 1517 के अंदर हुआ, और जो अपना बाड़ी वाला युद्ध हुआ वो 1518 के अंदर। उसके बाद जो मालवा से युद्ध हुआ था वो कौन सा? गांगरोन वाला युद्ध हुआ था, पढ़ा था हमने। गांगरोन का युद्ध हुआ था, किसकी वजह से हुआ था? तो मेदिनी राय की वजह से हुआ था। मेदिनी राय कौन था? तो मेदिनी राय ने नासरुद्दीन को भी शासक बनने में सहायता की थी, संघर्ष चल रहा था उनके भाइयों के मध्य। और जब वहां का शासक था मालवा का अपना मोहम्मद खिलजी सेकंड, तो मोहम्मद खिलजी सेकंड को भी सहायता की थी, लेकिन वो जो उनके दरबार में थे कुछ लोग, उन्होंने जो है मोहम्मद खिलजी सेकंड और जो मेदिनी राय उसके बीच में दूरियां बढ़ा दी। तो मेदिनी राय कहां चला गया था? सांगा के पास। और सांगा के पास जाने के बाद उसने गांगरोन दिया था मेदिनी राय को। और जो मालवा का शासक था कौन? अपना मोहम्मद खिलजी, उसने वापस आक्रमण किया था किसके ऊपर? गांगरोन के ऊपर। तो उसकी तरफ से सांगा लड़ने आया था, इसमें सांगा की विजय हो जाती है, युद्ध कब लड़ा गया? 1519 ईस्वी के अंदर। उसके बाद बच कौन जाता है? गुजरात। गुजरात की भी फुटबॉल बनाई, कैसे बनाई कि एक जगह पड़ती है ईडर, मैंने कल वाली पूरी जानकारी दे दी थी इसके बारे में। जो यहाँ पे दो भाई थे, कौन? एक तो भारमल और एक रायमल। रायमल जो है वो इसका दामाद था किसका? सांगा का, इसलिए सांगा जो है भारमल की, सॉरी, रायमल की तरफ से लड़ा और जो है रायमल को वहां का शासक बनाया। उसके बाद मैंने बात की थी कि भारमल को वापस शासन सौंप दिया था, क्यों? क्योंकि जो है रायमल की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैंने बात किया कि एक युद्ध हुआ, कौन सा? बयाना का युद्ध, पढ़ा था हमने। बयाना युद्ध किस किस के मध्य हुआ? सांगा और बाबर के मध्य। जीता कौन? अपने सांगा। और जो अपने जो वो गांगोर का युद्ध था ना, उसमें हमने छोटी सी चर्चा ये भी की थी कि हरिदास चारण था, उसने खिलजी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद 12 गांव भी दिए थे अपने हरिदास को, सांगा ने। उसके बाद हमने बात की कि जो खानवा के युद्ध से पहले कुछ घोषणाएं की थी किसने? बाबर ने। कौन कौन सी? तो उसने कहा था कि मैं जिहाद कर रहा हूँ, धर्म युद्ध कर रहा हूँ, और उसके अलावा जो शराबबंद कर दी, और जो एक तमगा कर था, मुस्लिम व्यापारों से लिया जाने वाला कर, वो भी उसने माफ कर दिया था, यानी बंद कर दिया था एक तरह से। तो उसके बाद में जो है अपने पढ़ा, क्या पढ़ा? पाती पर्वण। पाती पर्वण के अंदर जो है हमने पढ़े कि कुछ कुछ राजा आए थे यहाँ पे। किस किस के बारे में? सबसे पहले तो आमेर से कौन आया था? पृथ्वीराज। मारवाड़ से कौन आया था? जो राव गंगा था उसका पुत्र था मालदेव, वो पढ़ा था हमने। बीकानेर से कौन आया था? जेतसी का पुत्र था कल्याणमल। मेड़ता एक जगह पड़ती है, मेड़ता से कौन आया था? विरमदेव। उसके बाद में बाजोली, बाजोली से आए थे मीरा के पिता रतन सिंह। उसके बाद हमने पढ़ा कि सलोमर से कोई ना कोई चाहिए, तो सलोमर से कौन आया था? अपने रतन सिंह चूंडावत। उसके बाद में हमने पढ़ा ईडर। ईडर से कौन आया था? बताओ जल्दी से। ईडर से आया था अपने, सॉरी, वागड़। वागड़ से कौन आया था? अपने उदय सिंह। और ईडर से आया था भारमल। मैंने इसलिए रोका बीच में कि देखो, कल मैंने बताया था कि वहां का शासक कौन था? रायमल था ईडर का, लेकिन रायमल की मृत्यु हो गई थी, तो सांगा ने वापस जो है शासन किसको सौंप दिया था? अपने भारमल को। तो भारमल आएगा उसके बाद, ठीक है, तो भारमल आ गया था। उसके बाद हमने बात की कि कुछ और शासक थे, जैसे कि मेवात से कौन आया था? हसन खान मेवाती। और जो अपने दो ये अफगान सेनापति थे, मोहम्मद, जो सॉरी इब्राहिम लोदी था, उसका भाई भी आया था, कौन? मोहम्मद लोदी, वो भी आया था। ये दोनों अफगान सेनापति थे, हसन खान मेवाती और महमूद लोदी, ये दोनों अफगान सेनापति थे। इसके बाद में हमने पढ़ा कि नागौर के जो खानजादे मुसलमान थे वो भी आए थे। और इसके अलावा जो एक जगह पड़ती है राय सिंह, कहां पे? एमपी के अंदर, वहां पे था सहलदी, ठीक है, वो था सहलदी शायद हसन, सहलदी कुछ ऐसी नाम था उसका, तो वो भी आया था। और उसके बाद हमने बात की कि जो ये दो थे, कौन मुसलमान? नागौर वाला और राय सिंह वाला, ये दोनों ने धोखा कर दिया था। और उसके बाद उन्हें यहां से आगे हमको पढ़ना था, ठीक है। तो हेडिंग डालो खानवा का युद्ध। अब यहां से हम खानवा का युद्ध पढ़ते हैं। लिखो, हेडिंग डालो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध कब हुआ? तो दो डेट मिलती है। एक तो जो सब लिखते हैं, कौन सी डेट है? वो सो है 16 मार्च। बयाना का युद्ध कब हुआ था? 16 फरवरी को। और ये कब हो रहा है? 16 मार्च को। साल सेम है, मतलब कि ईयर जो सेम है, कौन सा? 27, 1527 ईस्वी को। अब यहां पे आप बोलोगे दो डेट कौन सी है? तो एक श्यामल दास की हमने पुस्तक पढ़ी थी, वीर विनोद, जिसके अंदर क्या बताता है? वीर विनोद के अंदर क्या लिखा हुआ है कुंभा के बारे में?
कि जो 84 दुर्ग है मेवाड़ के, उनमें से 32 का निर्माण किसने करवाया है? कुंभा ने। वही वीर विनोद पुस्तक है, उसमें जो है ये तारीख अलग मिलती है। क्या तारीख मिलती है? वहां पर मिलती है हमको 17 मार्च। तो दोनों आपको याद रखनी है। पूछ ले शायद, वैसे पूछता नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ भी ले, तो आपको दोनों याद रखनी है। किस किस के मध्यवर्त में कहूंगा? सबको पता है, सांगा वर्सेस बाबर। कौन जीता है इसके अंदर? बाबर। बाबर इसके अंदर जीत गया। बाबर ने जैसे जीता, तो बाबर जीतने के बाद है, बाबर ने जीतने के बाद जो है यहाँ पे गाजी की उपाधि धारण की थी। आपने कुछ आतंकवादियों के बारे में सुना होगा, जो आतंकवादी होते हैं, कुछ उनके अगर वीडियो रिकॉर्ड होके आता है, कभी कभी सामने आता है, तो उसमें क्या बोलते हैं वो कि अगर जीते तो गाजी और हारे तो, यानी अगर मर गए तो क्या हो गए? शहीद। जीते तो गाजी, यानी जब ये जीता तो इसने जो है गाजी की उपाधि धारण की थी। ये चीज लिखो, बाबर ने इस जीत के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि धारण की। अब देखो, अब यहाँ पे आप सोचोगे कि इतने सारे राजा हैं, उसके पश्चात भी हारे क्यों? तो उनके कारण क्या रहे होंगे? तो वो कारण हम यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लो कारण। यहां तक लिखो, उसके बाद में हम कारण लिखते हैं कि सबसे पहले हमको समझा देता हूँ, बाद में लिख लेना, ठीक है? सबसे पहले समझाता हूँ कि देखो, अब यहाँ पे कारणों में सबसे पहले जो कारण निकल के आता है वो ये कारण था कि जो राजपूत सेना थी ना, राजपूत शासक थे, राजपूत राजा थे, उनमें एकता नहीं थी। अब मेरे इतने से कहने के बाद जो है आप सोचोगे यार एकता नहीं थी, कैसी बात कर रहे हैं आप सर, कि एकता नहीं थी तो इतने सारे राजा जो है 17-18 शासक है, वो आए कैसे? भाई अगर उनमें एकता नहीं थी तो एक साथ कैसे आए? तो मैं कहूंगा एकता ऐसे नहीं आए, तो साथ गए थे। लेकिन जैसे मैं समझाऊं, देखो मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार के लिए 10 ही मानते हैं, ठीक है? बाद में देख लेंगे। अब इनका मान लो ये राजा हो गया, ठीक है? ये मान लो सबसे पहले कौन? आमेर वाला मान लो, ये आमेर, ये बाद में मारवाड़ वाला, ठीक है? अब इन दो को ले लो, इन दो का उदाहरण ले लो। अब आमेर से कौन आया था? आमेर से कौन आया था? याद करो, अभी तो बताया मैंने। आमेर से कौन आया था? राव गंगा का पुत्र मालदेव। मालदेव यहां आया था, मान लो। अब देखो, मालदेव की मृत्यु नहीं हुई है उसके अंदर, ठीक है? उसके अंदर जो बड़ा पाती पर्वण है उसके अंदर मालदेव की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देके पहले बता देता हूं, आप सोचोगे फिर गलत बता, गलत नहीं बता रहा हूं मैं। मान लो कि मालदेव की मृत्यु हो गई, ठीक है? जैसे ही वहां का सेनापति मरता, ये वाली जो सेना होती, मान लो कि यहाँ पे 50,000 सैनिक होते, 50 के लिख रहे हैं यहाँ पे, मान लो इनके पास 50 के सॉरी, ठीक है, 50, मान लो कि 50 के यानी कि 50,000 सैनिक है इनके पास। तो जैसे ही इनका सेनापति मरा, इन्होंने सरेंडर कर दिया। जैसे अभी मारवाड़ है, सॉरी, या आमेर से तो आया था अपने पृथ्वीराज, यहाँ पे मारवाड़ लिख लो, यहाँ पे लिख लो आमेर, ठीक है? अब आमेर से कौन आया था? तो यहाँ पे पृथ्वीराज आया। कौन है? पृथ्वीराज आया। अब जैसे पृथ्वीराज वाली सेना है, वहां का सेनापति मारा गया, तो ये वाली जितनी भी सेना की, इसको मान लो बस 15 के थी, ठीक है? तो 15 के जो ये 15,000 सैनिक थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया। क्या? कि भाई हमारा तो सेनापति मारा गया। अब देखो, मैं आपको इससे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, 1 मिनट रुको। कैसे? अब आपने सबने बाहुबली मूवी देख रही है ना? अब बाहुबली वो वही वाली जो निम्डा वाली, तो उसके अंदर क्या है कि भल्लाल देव क्या होता है, अपना वो घोटा होता है उसके पास, वो घोटा घुमाता है और वो सेनापति होता है, उसका जो है सिर फाड़ देता है। भाई साहब, माता मैंने मातो फाड़ देगा, ठीक है? उसके बाद में क्या होता है कि वो जो सारी सेना है वो सरेंडर कर देती है और भागने लगती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे जितने भी शासक राजा आए थे यहाँ पे, उनके सेनापति जैसे मारा जाता वो सरेंडर कर देते। तो अब सरेंडर कर देते तो लड़ता कौन? ठीक है? तो ये जो थी, ये क्या थी? एकता में कमी। अब देखो, अब आप सोचो कि एकता में फिर से कैसे कमी हुई, तो मैं कहूंगा देखो, मान लो कि सबके पास एवरेज में मान लो कि यहाँ पे 17 आए थे, सबके पास मान लो 5-5 थे, तो 17 में 17, 17 में 34, 37 का 17 और 85, तो 85,000 सैनिक हो जाते। और इसके पास मान लो
सांगा के खुद के पास मान लो कि 15 के हो जाते, और मान लो तो 100,000 सैनिक या 1 लाख सैनिक हो जाते, या 1 लाख मान लो, 1 लाख सैनिक। अब सोचो अगर ये 1 लाख सैनिक बाबर से लड़ते, भाई ये 1 लाख सैनिक एक तो बाबर से लड़ते, और ये जो है ना ये 17 राजाओं के 5-5 हजार से, सॉरी सॉरी 15-15 5-5 हजार सैनिक जो है वो अलग अलग टुकड़ियों में लड़ रहे हैं। एक तो अलग अलग टुकड़ियों में लड़ रहे हैं, एक साथ 1 लाख सैनिक लड़े तो भारी कौन पड़ेगा, 1 लाख सैनिक पड़ेंगे, जबकि ये टुकड़ियों वाले हैं वो तो कम ही भारी पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे ही सेनापति हारता वो सरेंडर करते थे, बाकी वाले मान लो कि 2000 की मान लो कि शहीद हो गए, 2000 3,000 बचे हुए, 3,000 बचे हुए, फिर भी मान लो सेनापति मारा गया तो बाकी जो बचे हुए 3,000 है उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम नहीं लड़ रहे, हमारा राजा मारा गया। जबकि वो पहले से ऐसे अपने सेना को बोल के जाते हैं कि भाई हम रहे ना रहे आपको सांगा के साथ लड़ना है, मान लो उनको क्या बोलते जाते कि सांगा के साथ लड़ना है, तो वो क्या करते हैं कि सांगा का ही ऑर्डर मानते, जब तक सांगा सरेंडर नहीं करता या सांगा जब तक हार नहीं मानता, हार नहीं होती उसकी, तब तक वो क्या होते सांगा के साथ लड़ते, और सांगा के साथ लड़ते तो मैं कहता हूँ 100% जीत जाते। तो ये क्या थी राजपूत शासकों में, क्या थी राजपूत जो राजा थे उनमें क्या थी, एकता की कमी। तो पहला कारण लिख लो, राजपूत राजाओं में एकता की कमी। अब यहाँ पे दूसरा कारण क्या था, तो मैं बात करूं अगर दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण ये था कि जो अपने अपने वाले सैनिक थे ना, उनके पास क्या था कि जो हथियार थे ना, तलवारें वलवारें, वो थोड़ी भारी थी, और जो मुगल सैनिक थे बाबर वाले, उनके पास क्या था कि छोटे थे हथियार और हल्के हथियार थे। एक तो मैं कहूँ आपको 10 किलो की तलवार दे दे, पहले वाला तो मान लो 10 किलो की तलवार थे, आप किलो भर की नहीं चले आपसे, तो आपको एक 10 किलो की तलवार उठाने के लिए कहूँ, मैं मान उठाने के लिए कह रहा हूँ, चलाने के लिए नहीं कह रहा, मैं मेरे को पता नहीं चलेगी, और आपको एक कहूँ कि 1 किलो की उठाओ, 1 किलो की झट से उठा लोगे, लेकिन जो 10 किलो वाली है वो कैसे उठा पाओगे। तो हथियारों को भी थोड़ा फर्क पड़ा। मैं यूं कहूँ कि एकदम से फरार करना हो तो भाई साहब वो ऊंचाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, एकदम से वो हल्के हथियार हो तो एकदम से फट से काट दे। तो उसी प्रकार से जो हल्के हथियारों के, सॉरी भारी हथियारों का जो प्रयोग किया था वो भी एक कारण था, लिखना। राजपूत सैनिकों द्वारा भारी हथियारों का प्रयोग। उसके बाद में एक और कारण आता है, क्या कारण आता है कि जो अपने सांगा वाले थे ना, वो जितने भी राजा थे, सेनापति थे, ठीक है, जो भी सरदार थे, वो क्या हाथियों के ऊपर आए थे। अब कहोगे कि हाथी के ऊपर क्या दिक्कत होगी, तो मैं कहूँ हाथी के ऊपर देखो, एक तो बाबर थे, जो बाबर था उसके वाले सेनापति थे, जो भी थे, बाकी भी सेना थी सारी, वो क्या थे घोड़े के ऊपर थे। मैं कहूँ मैं तो एकदम से एकदम झटके से एकदम, मान लो कि कोई आए और उसको एकदम झटके से मारना हो, तो हाथी एकदम से झट से घूम सकता है क्या, नहीं घूम सकता। भाई साहब हाथी खड़ा है और घोड़ा एकदम से फट से आए उसके साथ में गर्दन ले जाए, हाथी को जाने के बाद पता चला कि गर्दन कट गई है। तो हाथी एकदम एग्जैक्ट मतलब कि एकदम एकदम से मूव नहीं कर सकता, जबकि घोड़ा मूव कर सकता है। तो वहां पे एक बड़ा कारण ये भी हो गया था कि हाथियों का प्रयोग। तो लिखना यहाँ पे तीसरा कारण, सांगा की सांगा के द्वारा हाथियों का प्रयोग, सांगा के द्वारा युद्ध में हाथियों का प्रयोग। चौथा कारण इधर लिख दूं, बोर्ड बहुत मोटा पड़ा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ कारण अगर मैं यहां लिखूं तो चौथा कारण हो गया था सबसे इंपॉर्टेंट कारण, क्या था कि जो बाबर था उसने पहली बार, देखो पहले क्या होता था जब युद्ध होता था ना, तो इस प्रकार से होता था, ये सेना, ये सेना, तीन भाग होते थे सेना के। सबसे आगे हरावन,
हरावल से हरावल लड़ता, बाकी वाले से बाकी वाले लड़ते। ठीक है, तो मैं कहूंगा जैसे ये हरावल भाग होता, मान लो ये हरावल वाला हरावल से लड़ता, और जैसे ये मान लो कि जिनमें जैसे जो भी हारते, मान लो कि ये वाले हार गई, इतने वाले, ठीक है, तो ये आगे आ जाते, फिर इनके लिए, इनसे लड़ने के लिए ये आगे आ जाते, ये हरावल हो जाता उसके बाद में। फिर मान लो कि ये हार जाते तो ये यहाँ पे आते, फिर ये मान लो आधे यहाँ पे आते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि आगे वाली सेना से आगे वाले लड़ते रहते थे, बाकी वाले क्या करते थे, रेस्ट। जैसे कि 10वीं लाइन में कोई बैठा हुआ आदमी एकदम मजे से केड़ा खा होता था कि जब तक 7वीं गुड़े ना तब बता देना, भाई 7वीं लाइन की बारी आए ना तब बताना, तब तक तैयार वैयार हो जाएंगे, आराम से बैठे बैठे केड़े खाते भाई साहब। तो अब यहाँ पे इसने क्या दिमाग लगाया, इसको कहा तू तो इधर से जा। बाबर, मान लो ये बाबर की सेना, ये सांगा वाली है, ये जो तुलगामा पद्धति है इसके अंदर क्या किया, तू इधर से जा और तू इधर से जा। भाई साहब ये सेना है, इसको तीनों तरफ से घेर के मारा। अब मान लो कि ये है कुछ इस प्रकार से, ये अर्धचंद्राकार मान लो सेना, मान लो तो मान लो इसके पास है 5,000 और यहाँ पे मान लो 10,000 सैनिक है, लेकिन इनको क्या लगा कि थोड़ा बहुत वो तो 5,000 सैनिक थोड़ी है, नरा ये तो तीनों तरफ से आ गए भाई साहब। अरे ज्यादा सैनिक है तभी तो तीनों तरफ से आए हैं। अब इनको क्या पता भाई साहब, इनके पास सैनिक ही बहुत कम है, आधे सैनिक नहीं है इनके पास, लेकिन जो है चारों तरफ से घेर के मारेंगे। जो माइंडसेट होता है ना, वो माइंडसेट आपको बता देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आदि तो हार और जीत जो है आपके माइंडसेट से फर्क पड़ जाती है। ठीक है, जब माइंडसेट लेके उतरो ना, कहीं आप गेम खेल रहे हो, कोई जो स्पोर्ट्स मैन है ना वो थोड़ा ज्यादा बात इस बात से रिलेट करेगा कि माइंडसेट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में क्या है, जैसे रोहित शर्मा होता है, ठीक है, तो वो जैसे रोहित शर्मा है, ट्रेविस हेड है, अपने जो भी बाकी वाले खिलाड़ी होते हैं, क्या होता है कि शुरू में ही माइंडसेट ये लेके जाते हैं कि अगले वालों को उनकी सोच ही खत्म कर दो कि वो जीत पाए। सबसे बेस्ट बॉलर होता है ना उसको धो दो, ताकि चौथे पांचवें ओवर में चौथा पांचवा बॉलर ही आ जाए। ठीक है, एक एक ओवर एक एक बॉलर, सबको दो। उसी प्रकार से क्या है, इसने माइंडसेट ऐसा बनाया कि उनके ऊपर दबाव बना दो, ये तो ऐसे आदत ऐसे हार गए। उसके बाद में क्या हुआ, तुलगामा पद्धति तो काम करी तो करी, इसके अलावा क्या हुआ कि बाबर ने जो है पहले बार जो है तोप खानों का प्रयोग किया। तोप खानों का प्रयोग कैसे कैसे किया सर, ये बताओ। तो तोप खानों को, तोप सब जानते हो, नहीं जानते, जोधपुर वाले मेहरानगढ़ वाली भीत पे कहीं भी चल जाना, किलो के मतलब भीतों के ऊपर अपने ये तोपे मिल जाती है। भाई साहब पहली बार लेके आया भाई साहब अपने बाबर तोप, अपने वालों ने कभी जिंदगी में नहीं देखी तोपे, अपने वाले तलवार से लड़ते, तोपे लेके आया। अब अपने वाले देखते ए भाटवायो अब भूटियो, अपने आधे तो देखने चल जाते हैं भाई साहब। मैं कहूँ कि जैसे भी जब अपने खटक होती है तो आधे तो आधा गांव चल जाता है, आधा मान लो कि मोहल्ला चल जाता है देखने के लिए। वहां पे भाटा फूटने वाला, वो एक तो वहां से आके गिरता भाई हवा में, एक तो आता और आने के बाद फूटता, और आधे एक तो स्नैप बनाने के चक्कर में मर गए भाई साहब, कि स्नैप बना के देखे चढ़ाओ तो सही इंस्टाग्राम में पोस्ट डाले, तो आधे एक से तो भाटे के पास गए और देखने से होए क्या। मान लो कि 100 मरे एक से भाटे, एक एक घोड़े से मान लो कि 100 मरे, एक भाई साहब देखने गए कि है क्या ये, उससे मर जाए, एक तो 101 वो मर जाए। तो सबसे पहले जो है बाबर ने यहाँ पे क्या किया, तोप खानों का प्रयोग किया। उसकी वजह से अपने वालों ने देखी नहीं भाई साहब, आधे तो देख देख के मर गए कि ये आया ये आया ये आया, ऐसे कर करके चल गए। तो यहाँ पे लिख रहा, बाबर द्वारा तुलगम पद्धति तथा तोप खानों का प्रयोग। ठीक है, लिखो यहां तक, इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया होगा। ये कुछ नहीं बनाना आपको, ठीक है, डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना आपको। अच्छा, यहाँ तक पहुंचे हो, कोई अगर नया बंदा जुड़ा हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सब्सक्राइब करने से टैक्स नहीं घटता है। मेरा अभी वो जो निर्मला सीतारमण है उससे बात हुई है अभी, ठीक है, मैंने बात की है फोन पे कि न तो लाइक करने से, न सब्सक्राइब करने से, और शेयर करने से भी और सेव करने से भी ये टैक्स वैक्स नहीं लगता है। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई आपसे टैक्स नहीं मांगेगा, और पैसे आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटेंगे लाइक करने पे। ठीक है, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी दबा दो, जल्दी से ठोक दो, खींच के रखो, मीटर ढील देनी नहीं है। ठीक है, लिख लिया होगा यहां तक। अब हेडिंग डालो, सांगा की उपाधियां। हेडिंग डालो, सांगा की उपाधियां। उपाधियों में जो है सबसे पहली उपाधि आती है वो है इनकी हिंदू पद। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभा, बाकी जितने भी जैसे बप्पा रावल है, तो ये हिंदू सूरज, हिंदू पति, कुछ ऐसे जो है हिंदू पथ है, सॉरी है, जो ये ऐसी उपाधि क्यों धारण करते थे? मैं कहता हूं कि जो अपने ये मेवाड़ वाले जो शासक थे ना, जितने भी राजा थे, वो ऐसा मानते थे कि अगर हम नहीं होते थे ना तो शायद हिंदुओं को वो सूरज नहीं होता। और सही बात भी है, एकदम राइट बात है कि देखो कि अगर मेवाड़ नहीं होता तो शायद राजस्थान नहीं होता। मेरे हिसाब से राजस्थान के मतलब इंडिया भी, जो वर्तमान भारत है, वो भी नहीं होता अगर मेवाड़ नहीं होता। तो क्योंकि मेवाड़ लड़ा है भाई साहब। मेवाड़ के अंदर मैं कहूं एक ऐसा टाइम आ गया था कि वहां पे जो है अ, सिर्फ या तो बच्चे होते थे या फिर बूढ़े होते थे। मतलब 15 से लेकर 35 साल, सॉरी 40 साल तक तो आदमी मिलता ही नहीं। या तो 15 साल से नीचे मिलते हैं या फिर 35-40 साल से ऊपर मिलते हैं। 40 भी नहीं क्यों, तो 50 ही मान लो, वो बूढ़े ही मिलते हैं वहां पे। क्योंकि मेवाड़ वाले इतने लड़े कि मतलब कि वहां पे मैं तो कहूँ सामंत राजा बनने के लिए कोई शासक नहीं बना था। अभी हम पढ़ेंगे, बड़मीर को बनाना पड़ा था। दासी पुत्र पृथ्वीराज जो था अपना, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था, उसके दासी पुत्र को मान लो कि जो है वहां पर शासक बनाना पड़ा। वहां पे भाई साहब इतने लड़े कि वहां पे अपने पास राजा ही नहीं बड़ा, आदमी नहीं बचा सिसोदियों के पास कि उसको राजा बना सके। जो थे वो टाबर थे, जैसे उदय सिंह हो गया, अपना विक्रमादित्य है, तो वो टाबर थे उसमें। तो इतना लड़ा है तो क्यों न धारण करे? वो थे सच में हिंदुओं के सूरज थे। पप्पा रावल ने कहा मैं हिंदू सूरज हूं, तो है वो। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि अगर मेवाड़ नहीं होता तो शायद राजस्थान नहीं होता, और शायद मेरे को भारत भी नहीं होता विश्व के नक्शे के अंदर। ठीक है, कुछ और ही लिखा हुआ होता अभी तो यहाँ पे। तो मैं कहूँ सबसे पहले उपाधि है जो वो है हिंदू पद। दूसरी उपाधि है सैनिकों का भग्न 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 नाश, कुछ ऐसी है। ठीक है, इसको क्यों कहते हैं सैनिकों का भग्न नाश? तो मैं कहूंगा इसके शरीर पे जो 80 घाव थे, इसलिए कहते हैं। ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद में जो है मेरे को एक चीज बढ़िया है यहाँ पे, एक चीज बढ़िया लगी कि कुछ ऐसे शासक थे जो अपनी के अंदर है ना दूसरों की तारीफ किया करते थे। तो इसमें से एक बाबर भी था। बाबर की जो बाबर नामा है ना, जहां पे भी नामा लगा हुआ है कुछ पुस्तक के पीछे, तो समझ लेना उसकी जीवनी है। जैसे कि बाबर नामा, अकबर नामा, जहांगीर नामा, वो, ठीक है, अलाई नामा जो कि अपने उसकी है, जहांगीर वाली, सॉरी औरंगजेब वाली। लिखना, बाबर नामा के अनुसार सांगा के दरबार में, अब यहां से लिखना, ठीक है, दरबार में क्या क्या थे। तो मैं बात करूं तो बाबरनामा है, उसके अंदर क्या मिलता है कि जो बाबरनामा के अंदर जो बाबर लिखवाता है यहाँ पे कि राणा जो सांगा था,
उसके दरबार के अंदर 7 तो राजा हुआ करते थे। उसके अंदर जो है 7 राजा आते थे, 9 राव आते थे और 104 सरदार। ये चीज लिखो, बाद में एक चीज बताता हूं। सबसे पहले लिखना 9 राजा, सॉरी 7 राजा, थाना पूरे रीजन, और 9 राव और 104 सरदार। देखो ये बाद में लिखना। सबसे पहले देखो ध्यान दो कि मैं कहता हूं कि वो पाती भ्रमण हुआ, तो पाती भ्रमण में ऐसा लिखा जाता है कि इतने राजा को आमंत्रित किया और वो आए। मैं ऐसा कहता हूं कि ये अंडर थे। वैसे हो सकता है ना कि ये जो सारे राजा थे ना आसपास के, जो जो आए, मान लो एक आधा को छोड़ दो, बाकी हो सकता है ना कि जो पाती भ्रमण में आए थे वो सांगा के ही अंडर थे। लिखने को कुछ अलग लिख दिया हो, लेकिन हो सकता है ना, हो सकता है कि, तो मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि ऐसा ही था शायद, कि जो राजा थे वहां पे हो सकता है कि ऐसे कुल मिला के पूरा प्रभाव ना रहा हो, लेकिन कुछ प्रभाव तो था कि वो उसके अंडर आते थे। किसके? मेवाड़ के अंडर अंडर मेवाड़ के अंडर जो है बाकी रियासत आती थी। हमने बात की कि बयाना, बयाना कहाँ है? भरतपुर के अंदर है, रणथंबोर। ठीक है, तो वो कहां तक आया? वहां तक उसकी सीमाएं लग रही है। किसकी? वो जो है भरतपुर है, वहां तक सीमाएं लग रही है मेवाड़ की। अपने जो करमचंद पवार है उसको परबतसर की जागीर दे रहा है। परबतसर कहाँ है? नागौर के आसपास। ठीक है, नागौर की सीमा है, तो वहां पे है। तो वहां पे देखो कि वहां तक मेवाड़ है, तो सोचो कि मेवाड़ के अंदर ये अंडर नहीं आ सकते। जो पाती भ्रमण में आए थे वो नहीं, ये नहीं हो सकता कि वो मेवाड़ के ही अंडर थे। भाई आमंत्रित किया होगा कि भाई हाँ ठीक है युद्ध हो रहा है, आ जाना। अंडर थे तभी तो आए। हो सकता है एक आधा अंडर ना हो, भाई ऐसे ही आ गया हो। जैसे रतन सिंह है तो मीरा के पिता थे, तो वो मान लो कि ऐसी रिश्तेदारी में थे इसलिए, ठीक है, भाई जी की मदद करने आ गए होंगे, तो वो बात अलग है। बाकी हो सकता है ना बाकी जो जितने भी थे पाती प्रण में आए वो इसके अंडर थे, अपने सांगा के। तो ये चीज है यहाँ पे। तो इसने बाबरनामा के अंदर जो बाबर ने ये चीजें लिखवाई थी, थोड़ी सी तारीफ की है भाई साहब सांगा की भी। इसके बाद में लिखूं मैं? सबसे पहले ये लिख लो तो इससे अच्छा रहेगा। और इसके बाद में बताता हूँ कि वो जो युद्ध हुआ उसके बाद में सांगा के बारे में थोड़ी सी कहानी है, कि जो छोटी मोटी कहानी है वो भी बता देते हैं। तो सबसे पहले यहां तक लिख लो, सही रहेगा। ठीक है, लिखो यहां तक। उपाधियां जो है ये लिख लो। और बाबरनामा के अंदर क्या बता रखा है? 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार, ये भी लिख लो। लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिख लो। सांगा के शरीर पे 80 घाव, 50 एक तो भाइयों ने दे रखे थे, बताया था हमने। लिख लिया होगा, आगे भी चलें। हेडिंग वेडिंग नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। अब देखो जो सांगा था ना, तो ऐसा कहते हैं कि सांगा वहां से युद्ध से निकला। एक मिनट रुको। अब ऐसा कहते हैं कि जो सांगा है युद्ध से निकला, युद्ध से निकलने के बाद एक जगह पड़ती है, वहां पे घायल हो गया था। ठीक है, तो इसका इलाज चला था, कहां पे चला था? एक मिनट में लिख के बताता हूं आपको। एक जगह थी बसवा। कहां पर? बसवा। बसवा कहां पड़ती है? तो मैं कहूंगा दौसा के अंदर पड़ती है ये जगह। यहां पे क्या हुआ था? इलाज हुआ था। किसका हुआ था? सांगा का। सांगा का जो है यहाँ पे इलाज हुआ था। कहां पे? बसवा नामक दौसा के अंदर जगह पड़ती है। ऐसा कहते हैं कि इसको महीने 1.5 महीने में होश आया था। ठीक है, शायद हो सकता है गलत हो या सही हो, लेकिन हमको ऐसे सुनने के बारे में मिलता है। ठीक है, तो जो अपन को बताया जाता है वही हम पढ़ाते हैं। तो इलाज चला था बसवा के अंदर। बसवा के अंदर जो है यहाँ पे जब इनको होश आया तो इन्होंने कहा क्या हुआ? तो इन्होंने कहा हार गया भाई साहब,
तो इन्होंने कहा, बाबर ने अपने जो सांगा है उसने कहा हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, फिर से ट्राई करेंगे। उसने कहा तो बाबर कहाँ गया? तो उसने कहा बाबर गया मेदिनी राय के पास। उसने कहा वहां क्या लेने गया? कि चंदेरी का युद्ध करने के लिए गया है मेदिनी राय के पास, उसके ऊपर आक्रमण करने के पास। उसने कहा तो गया क्यों है ये तो बताओ। उसने कहा भाई साहब मेदिनी राय ऐसे लड़ा भाई साहब कि मेदिनी राय ने फुटबॉल नहीं बनाई, बाकी कोई कसर नहीं रखी, मतलब धोया है एक तरह से मेदिनी राय ने। तो बाबर सोचा कि ये एक तो सांगा के अंडर लड़ने आया है, भाई खुद नेतृत्व नहीं कर रहा सेना का, सांगा के अंडर लड़ने आया है, तो ऐसी फुटबॉल बनाई है। अगर खुद की सेना लेके खुद नेतृत्व करके अगर आ गया तो भाई साहब दिल्ली खतरे में है, ठीक है ना। तो दिल्ली खतरे में है, तो ये जो है आक्रमण करने गया है। तो सांगा ने कहा कि मेदिनी राय की दुश्मनी मेरी वजह से हुई, मेरी तरफ से लड़ने आया, अब वो मुसीबत में है तो मुझे तो जाना पड़ेगा वहां पे। तो सरदारों ने कहा जाए कैसे, कोई है ही नहीं लड़ने के लिए। मैंने अभी बात की थी कि मेवाड़ के पास कुछ बचा ही नहीं था। मैंने कहा कि अभी भी कि 15 साल से या तो नीचे मिलते थे या 40-45 साल से ऊपर मिलते थे, इनके बीच में कोई मिलता ही नहीं था। न सामंत बनाने के लिए, दीवान बनाने के लिए, कोई मंत्री बनाने के लिए, न यहाँ तक कि राजा बनाने के लिए तक नहीं मिलते थे कोई। सिसोदियों के पास कुछ बचा ही नहीं था, सब लड़ते मारते। सरदारों ने कहा कि हम थोड़े बच्चे हुए हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी प्रकार से बच जाए। देखो सांगा ने कहा लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, चाहे सिसोदियों के बीज ही ना बचे, लड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इससे आगे जो है अब जो ये थे अपने सरदार थे, उन लोगों को पता चला देखो है जो ही मर जाएंगे, मेवाड़ बचेगा ही नहीं। तो इन्होंने जो है एक जगह पड़ती है, इन्होंने आगे गए और डेरा डाला वहां पे, अपने जो मेदिनी राय की तरफ से लड़ने जा रहे थे, तो वहां पे एक जगह डेरा डाला था, वो जगह पड़ती है इरिची, इराची, इरिच, ठीक है, इरिच है। कौन सी जगह पड़ती है? इरिच। तो इरिच नामक स्थान कहां पर है? मैं कहूंगा ऐसे लिखूं, मैं जहर दे दिया था वहां पे, सांगा को जहर दे दिया था कि वो तो खुद तो डूबी, मानी लाए डूबी, बच्चों ने कुछ उड़ा थोड़ा तो बच जाऊंगा, ताकि कुछ कर पुरा के वापस तो अपने को स्थापित करें, मान लो कि कुछ करें, थोड़ी बहुत ताकत तो बढ़ाए। ऐसे लड़ने गए, पता चला वहां पे सारे से लड़ गए, एक ही नहीं बचा, तो घोड़े पड़ जाएंगे टापरों के। तो इसने जो है सांगा को कैसे कहते हैं, जहर दे दिया। कहां पे? इर्ची नामक स्थान पे। इर्ची कहां पड़ती है? तो यूपी में पड़ती है, यूपी में जगह पड़ती है। कहां पे, कब दिया तो मैं कहूंगा, सॉरी आगे लिखेंगे ये चीज। उसके बाद में मृत्यु, तो देखो जहर ऐसा दिया था कि कुछ समय बाद में इसका असर हुआ था। तो ये कहां पे हुआ था? तो मैं कहूंगा ये एक जगह पड़ती है कालपी, कालपी जगह पड़ती है एमपी में। तो वहां एमपी में जो है वहां पे जाने की मृत्यु हुई है। दोनों जगह लगभग लगभग पास पास ही पड़ती है, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब इतनी भी पास नहीं है लेकिन ज्यादा दूर भी नहीं है। तो वहां तक गया था, उसके बाद मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे जो है मृत्यु हो गई थी। और तारीख लिख लेना 28 जनवरी 1528। मैं सोचू भाई साहब मार्च के अंदर हुआ खानवा का युद्ध, 2-1 महीने मान लो कि वैसे बोलते हैं कि 1.5 महीना मान लो उसको लग गया होंगे इलाज करने के लिए, 28 जनवरी, यहां तक आने के अंदर उसको टाइम लगा। फिर सोचता हूँ कि जो तारीख लिखी गई है, जो बताई गई है, वो पढ़ा दो बस, ठीक है। एग्जाम में आएगी तो यही मायनी जाएगी, इसी को ही सही माना जाएगा, तो आप यही लिखना, ठीक है, तारीख लिख लेना। उसके बाद में इनकी छतरी बनी हुई है, कहां पे बनी हुई है? मांडलगढ़। कहां पे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। वो जो मैंने पाती परवाना के अंदर मांडल लिखाया था ना, ठीक है ना, वो अलग है, ठीक है, वो जो मांडल है वो अलग है। मैं अगर आपको कहीं मांडल कहूं ना तो वो अलग है, और ये मांडलगढ़ है ना, दोनों है शायद भीलवाड़ा के अंदर है, लेकिन जगह दोनों अलग अलग है, ठीक है। कई बार होता है कि थोड़ा सा गलत बोला जा सकता है किसी टीचर के द्वारा, ऐसा नहीं मेरे द्वारा, लेकिन किसी भी टीचर के द्वारा गलत बोला जा सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो कॉमन होता है, ऐसे कई बार गलतियां हो जाती है छोटी छोटी। तो जो मैं अगर आप बोल भी दूं तो ध्यान रखना कि जो है मांडल और मांडलगढ़ दोनों अलग अलग जगह है, ठीक है। कई बार जो है कोई टीचर होता है वो मांडल
को बोलने की जगह मांडलगढ़ बोल देता है या मांडलगढ़ को सिर्फ मांडल बोल देता है, ठीक है, लेकिन दोनों है अलग अलग जगह, ठीक है। तो छतरी कहां पे बनी हुई है? मांडलगढ़ के अंदर है। ये चीजें लिखो। इसके बाद जो इसके पुत्र थे उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो इनके पुत्र थे, जतन सिंह, सॉरी, जो अपने भोजराज है और रतन सिंह है और विक्रमादित्य है, उसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करते रहेंगे। यहां तक लिखो और आगे चलते हैं। लिख लिया होगा, ज्यादा मैटर है नहीं, लिख लेंगे, इतना सा थोड़ा सा लिखना है। हेडिंग डालो, सागा के पुत्र। एक मिनट यार, ये मार्कर क्या लेंगे मेरे से, पता नहीं कौन सी जन्म की उसमें काट रहे हैं। सांगा के पुत्र, जो सबसे पहला पुत्र था यानी सबसे बड़ा मान लो, वो था इनके भोजराज। लिखना नंबर 1 लगाए, भोज राज। दिख तो गया होगा, बड़ा लिखूं क्या? थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, भोज राज। कौन थे? तो मैं कहूंगा मीरा के पति, मीरा भाई। देखो, भोजराज मीराबाई के पति, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भोजराज बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली थे कि वो मीरा के पति थे। मैं भी ये मानता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक और चीज भी मानता हूँ कि मीराबाई भी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली थी कि उनके पति कौन थे? भोजराज। देखो कारण बताता हूँ। मान लो कि आपकी शादी हो है और मेरा जो, चलो इनसे रिलेटेड बात करते हैं, आपकी छोड़ दो, हो सकता है हुई हो या ना हुई हो, ठीक है, होगी होगी सबकी होगी, ठीक है। तो मैं बात करूं भोजराज की, तो जब मीरा माता है, मीरा बाई माता है, तो उनकी शादी हुई किसके साथ? भोजराज के साथ। मीरा बाई है जो आई यहाँ पर, आने के बाद जो है जब इनकी मुलाकात हुई सबसे पहली बार, तो मीरा बाई ने साफ साफ जो है पहली मुलाकात में कह दिया कि जो सांसारिक रूप से जो पति पत्नी होते हैं ना, जो संबंध होते हैं, वो मैं आपके साथ नहीं निभा सकती, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि मैं जो है अपना पति जो है अपने ठाकुर जी को मान चुकी हूँ, तो मैं आपके साथ वो संबंध नहीं निभा सकती हूँ जो सांसारिक जीवन के अंदर एक पति पत्नी निभाते हैं। अब सोचो भाई साहब, अगर मैं कहूँ भोजराज की जगह अगर कोई और हो ना, तो हाथ पकड़ के रवाना कर दे, तो फिर के नहीं है फिर। लेकिन भोजराज उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना कर्तव्य पालन करूंगा, जितना हो सकेगा उतना करने की कोशिश करूंगा, आप जो है जैसा चाहे आप कर सकती है। अब बाबा सोचो, इतना बड़ा दिल रखे उस टाइम, आज से 500 साल पहले, और आज के वो में ईगो की बातें आ जाती है कि तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती, वो वाली फीलिंग लेने लगते हैं लोग। तो मैं कहूँ ईगो कहाँ काम आता है? अगर आप ईगो में से अगर ई हटाओगे ना, तभी जाके गो पे पहुंचोगे, ठीक है, तभी आप वहां से निकल पाओगे। तो ईगो रखने की हर जगह जरूरत नहीं होती है। अगर मान लो कि अगला आदमी है, तो मैं कहूंगा अगर कोई लड़ाई होती है ना, तो उसके अंदर एक आदमी झुक जाए ना, तो ऑटोमेटिक लड़ाई सोल्व हो जाती है। तो एक जने को झुक जाना चाहिए। कई बार शादियां इस वजह से टूट जाती है कि ईगो की वजह से टूट जाती है, ठीक है, कि पहले कौन झुकी, मान लो पहले सॉरी कौन बोलेगा, इस चक्कर में कई बार छोटी सी लड़ाई के अंदर शादियां टूट जाती है, या कोई और भी दोस्ती टूट जाती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि एक छोटी सी सॉरी की, मतलब वहां पे सॉरी भी नहीं बोलना होता, तो मैं तो कहता हूँ, ठीक है, ढंग से बात कर लेना, सॉरी भी नहीं बोलना पड़ता, आराम से मना लो, ठीक है। तो यहाँ पे भोजराज जो है वो कौन थे? मीरा के पति थे। मैं कहूंगा भोजराज की जो मृत्यु है वो सांगा के जीवन काल के दौरान ही हो गई थी, तो ये राजा नहीं बने थे शासक, ठीक है, लिख लेना राजा भोजराज की मृत्यु
सांगा के जीवन काल के दौरान ही होगी। इनके बाद जो है एक दूसरा पुत्र आता है सांगा का, उनका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। रतन सिंह जो मृत्यु हुई थी ना, वो रतन सिंह जो है इनके बाद शासक भी बने थे। किसके बाद? सांगा के बाद जो है रतन सिंह शासक बने थे। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में प्रश्न पूछता है बहुत माइंड से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आता है और बढ़िया प्रश्न भी है कि सांगा के बाद राजा कौन बना मेवाड़ का। तो बहुत सारे लोग जो है विक्रमादित्य पे टिक कर देते, क्योंकि जो रतन सिंह ने बहुत कम टाइम के लिए बने थे और इनके बारे में कुछ जानकारी न तो निर्माण कार्य न युद्ध और कुछ भी जानकारी नहीं मिलती, बस सिर्फ राजा बने थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो विक्रमादित्य राजा बनते हैं, इतनी सी ही जानकारी है। तो लोग क्या होते हैं कि डायरेक्ट सांगा के बाद विक्रमादित्य को ही मान लेते हैं कि विक्रमादित्य क्या बना, शासक बना, वहीं पर टिक कर देते, वहीं पर जो है प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना सांगा के पश्चात मेवाड़ के राजा बने। अब जो अपना रतन सिंह है ना, तो रतन सिंह की मृत्यु है ना, थोड़ी सी मेरे को थोड़ी अजीब गरीब लगती है। क्यों? क्योंकि देखो जो अपना बूंदी वाला सूरजमल था ना, सूरजमल हारा हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या लिखा था कि मेवाड़ के रतन सिंह के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। और यहाँ पे भी सेम चीज लाइन अपने देखने को मिलती है, क्या कि रतन सिंह जो है बूंदी के शासक सूरजमल हाड़ा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। मैं कहूँ एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, तो भाई मारा किसने? तो देखो कहानी ऐसी मिलती है या अपन को जानकारी ऐसी मिलती है कि एक जंगल था, उसके अंदर इन दोनों की जो ये गए थे युद्ध के लिए, कुछ किसी के लिए गए थे, वहां पे इन दोनों की जो है मृत्यु हो रखी थी, दोनों मरे हुए पड़े थे, ठीक है। तो वहां से ऐसे सोचते हैं कि वहां से ऐसे लिखते हैं कि रतन सिंह उसके खिलाफ लड़ा हुआ मारा गया, किसके? सूरजमल के खिलाफ। और सूरजमल जो है वहां पे लिख देते हैं कि रतन सिंह जो था उसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। मैं कहूं कि एक लड़ रहे हो गए साथ में, या फिर जो क्या हुआ होगा मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, ठीक है, अपन जो सोच सकते हैं उसके अनुसार कि या तो एक साथ दोनों की तलवारें चली होगी, दोनों के साथ गर्दनें कट गई होगी, या मैं कहूँ युद्ध कर रहे होंगे तो दोनों ने तीर छोड़े होंगे, एक साथ दोनों की लग गए होंगे, दोनों की मृत्यु हो गई। या फिर कोई शेर वे भेड़िए ने काम तमाम कर दिया होगा दोनों का एक साथ ही, ब्रेड पकौड़ा थोड़ा सा छोका लगा होगा तो खा लिया होगा। तो इस तरह से कुछ कहानी रही होगी, दो तीन चीजें बता दी तो लिख लेना यहाँ पर इनके बारे में। बूंदी के सूरजमल हाड़ा के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। इनके बाद जो है शासक बनता है विक्रम विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा ज्यादा लिखेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे जानकारी थोड़ी कम पड़ जाएगी, ठीक है। वो शाखा भी राजस्थान का जो दूसरा शाखा है, सॉरी मेवाड़ का जो दूसरा शाखा है, वो भी थोड़ी चर्चा करेंगे उसकी। तो यहाँ तक लिख लो, सबसे पहले दोनों पुत्र, उसके बाद में विक्रमादित्य की भी हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इनके बाद ही विक्रमादित्य शासक बना था अपने रतन सिंह के बाद में, ठीक है। उनका शासन काल था अपने 31 से लेके 35, 36, सॉरी, ठीक है, 36 में उनकी मृत्यु हुई थी, बड़े नहीं की थी। लिखो यहाँ तक। लिख लिया होगा रे? हम्म। लिख लिया होगा, जल्दी लिखो, नहीं लिखा? लिख लो।
स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे यूट्यूब पे क्लास है, कौन सी ऐप में होती है, तो भी ऐप भी लाएंगे। आपका साथ रहा तो सब कुछ होगा। ठीक है, अभी तो यूट्यूब पे जो फ्री सेवाएं मिल रही है उनका आनंद उठाएं। उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा बात। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालो, तीसरे पुत्र थे इनके विक्रमादित्य। शासनकाल में बात करूं तो 1531 से शुरू हुआ इनका। कुछ समय के लिए अपने रतन सिंह रहे थे, बता चुका हूं मैं। 1536 तक इनका शासनकाल था। तो जो जब रतन सिंह की मृत्यु हो गई, तो रतन सिंह के बाद जो शासक बना अपने विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य क्या छोटे थे, तो इनके लिए एक संरक्षिका बनी थी, कौन, इनकी ही माता। तो लिख लेना, इनकी पिता लिख लेना सबसे पहले, तो लिखना चाहो तो। वैसे तो सबको पता ही है, सांगा। सांगा इनके पिता। माता का नाम लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि वही संरक्षिका थी, कर्मावती। यही इनकी संरक्षिका बनी थी। अब देखो, नोटिस करने वाले कुछ, पिछले कुछ राजाओं में आपने नोटिस किया होगा, ये इतिहास जब से आपने पढ़ना शुरू किया है, पिछले 20 क्लास में हमने कुछ ना कुछ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो है संरक्षिका औरतें बनती थी, यानी जो महिलाएं थी उनको स्थान प्राप्त था। ठीक है, संरक्षिका बनाना कोई धाने बुगाने काम नहीं है। ठीक है, हलवा नहीं बनना, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे बैठना है। जो नायिका देवी थी, अपन ने पढ़ा था, मूलराज सेकंड की मम्मी थी, संरक्षिका थी उसकी। सॉरी, वो जो मोहम्मद गौरी थी, मोहम्मद गौरी था। ठीक है, उसकी फुटबॉल बनाई थी भाई साहब। गुजरात पे आक्रमण नहीं किया था 50 सालों तक कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ। तो उसके बाद में क्या, कुतुबुद्दीन शाह को भेजा था उसने, तो अपने उसके बाद भी नहीं किया था, अपने सेनापति को भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या जाती है कि उस समय महिलाओं को इतनी शक्ति प्रदान थी कि वो क्या संरक्षिका बन सकती है। ठीक है, उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी वो अच्छी थी उस समय। ठीक है, तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि संरक्षिका उस समय कर्मावती बन रही है। पृथ्वीराज की मम्मी बनी थी। ठीक है, यहाँ पे अपने विक्रमादित्य की मम्मी बन रही है, वहां पे गुजरात वाला जो मूलराज सेकंड था उसकी मम्मी बनी थी। तो यहाँ पे महिलाओं को जो स्थान भी प्राप्त था दरबार के अंदर। ठीक है, इसके बाद में लिखना, एक मिनट सही डाल लेता हूँ सबसे पहले तो। इसकी रेमानी खत्म करें, इतना लिख लो, तब तक आप लिखना कम पड़ेगा वैसे बाद में। दो बूंद जिंदगी। अब देखो, आपने साइंस तो पढ़ रखी होगी, 10th तक तो पढ़ रखी होगी। ठीक है, 10th के बाद नहीं पढ़ेगी। 10th तक आपने एक चीज पढ़ी हो, अमीबा। पढ़ रखा है आपने अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या होता है, आकृति उसकी अनिश्चित होती है, कैसा भी हो जाता है। तो अमीबा जो है क्या करता है, उसके खाने के लिए क्या करता है। हम्म? अमीबा जो है उसके खाने के लिए क्या करता है। अमीबा ये करता है कि उसके पास मान लो कोई छोटे सा कोई जीव है। आपने एक कोशिकीय, बहु कोशिकीय सब पढ़ रखे होंगे, 10th के अंदर तो पढ़े होंगे। तो ये क्या करता है, इसको क्या है, अपने ऊपर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, यानी अपने अंदर समाहित कर लेता है। छोटी जो जगह होती है उसको, छोटी सी जीव होता है उसको अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, क्या, अमीबा। क्यों, क्योंकि इसको खाना बनाने में मजा आता है, कि भाई उसको मतलब जोर आता है, मजा तो क्या आता है, जोर आता है। तो ये क्या कर रहा है, छोटा जीव को इंजेक्ट कर लेता है और उसी के रूप में अपना खाना बना लेता है। ठीक है, खुद से खाना नहीं बनाता, क्या करता है, दूसरे को अपने अंदर समाहित कर लेता है। अगर आप, हो सकता है, देखो पानी की तरह रंग होता है कुछ, इसका आकृति भी निश्चित नहीं होती है, और इसका कलर वलर भी नहीं होता है, पहचाना नहीं जा सकता। पानी के अंदर आप कभी पी जाओ तो भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, नुकसान नहीं होता अमीबा पीने से, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अमीबा ही पीने लग जाओ। तो यहां पे भी क्या हुआ, पास में ही अपनी जगह थी,
मैंने पढ़ा रखा है, बार बार मैं पढ़ाता रहता हूँ कि बार बार बोलता हूं मैं ताकि आपको याद होता रहे कि उत्तरी भारत की 4 बड़ी रियासतें, दिल्ली, मालवा, गुजरात, मेवाड़। मेवाड़ की हालत तो आपको पता चल रही है कैसी थी। टावर यहाँ पे है, सरिस्का बनी हुई है, कर्मावती। अब जो गुजरात था ना, अब मालवा जो है ना, वो मालवा तो ऑलरेडी गुजरात के अंडर था, ये बता दूं आपको पहले से ही, ठीक है। अब मालवा वहां पे किसके अंडर है? गुजरात के अंडर है। दिल्ली पे कौन बैठा है? बाबर। अब दो बड़ी रियासतें एक के अंडर है, तो चाहेगा ना तीसरी भी करना। तो जो वहां पे कौन शासक था उसमें? बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह था, जफर नहीं, ठीक है। बहादुर शाह वहां पे क्या था? शासक था। तो वो ये चाहता था कि मैं क्या कर लूं, मेवाड़ पे अधिकार कर लूं। तो उसने क्या है, 1533 के अंदर जो यहाँ पे आक्रमण किया। 1533 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1533 के अंदर। अब जो ये सनीचा थी कर्मावती, इसने कहा नाजोगे, छोटा सा टाबर है, बाप नहीं है इसके, ठीक है। मोटा भाई था, वो भी लड़ता हुआ मारा गया, मान लो कैसे लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन मारा गया। अब तू है, तू आक्रमण कर रहा है। उसने कहा देखो, इस और जंग में सब जायज है, ठीक है भाई साहब। अपने ठाकुर जी भी कहते हैं परिस्थिति के अनुसार आदमी को ढल जाना चाहिए। जैसी परिस्थिति है, जैसा समय है, समय की जो मांग है वैसा करना चाहिए। तो समय की क्या मांग कह रही है कि दो तेरे अंडर है बड़ी शक्तियां, तीसरी को अंडर कर। तो उसने कहा ऐसा तो क्या कर रहा है बहादुर शाह जफर, तेरे को जो सांगा ने जो है राजा बनने में मदद की थी, जो बहादुर शाह जफर है उसकी सहायता की थी इसने, सांगा ने, ठीक है, राजा बनने के लिए। और एक बार तो क्या है कि जब यहाँ पे आया था, उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था बहादुर शाह जफर का गुजरात के अंदर, तब ये आया था सांगा के पास। तो कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक हो गई थी अपने इससे बहादुर शाह से। तो बहादुर शाह को जो है मृत्युदंड भी सुना दिया था सांगा ने। लेकिन उसकी मम्मी थी सांगा की, उसने कहा कि जाने दे, टाबर है, ठीक है। तो उसने कहा कि तेरे को जाने दिया, एक तो मृत्युदंड से बचाया तेरे को, और उसके ऊपर से तेरे को राजा बनने में हेल्प की, और तू ऐसा कर रहा है। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि तू कुछ जगह ले ले, कर्मावती ने कहा कुछ जगह ले ले और छोड़ दे। तो उसने कहा ठीक है, तो आप मेरे को क्या दे दो, रणथंभौर दे दो। रणथंभौर अंडर आ रहा है मेवाड़ के, सोचो कितनी बड़ी रियासत है मेवाड़। तो यहाँ पे क्या है, आक्रमण किया। तो लेकिन आगे आक्रमण किया तथा इसके पश्चात कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग देकर समझौता कर लिया। समझौता कर लिया। अब आपने मिर्जापुर मिर्जापुर सीरीज देख रही है, वेब सीरीज देख रही है, उसके अंदर एक डोगरा होता है जो हर समय वो देखता रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जो जंगल वंगल है उसके बारे में डिस्कवरी चैनल देखता रहता है, ठीक है। डिस्कवरी में देखता है तो वो एक बात कहता है कि शेर का टाबर होता है ना, उसको उसके मुंह में अगर एक बार खून लग जाए, यानी एक बार शिकार करना सीख जाए ना, उसके बाद में वो ढपता नहीं है, ठीक है, उससे रहा नहीं जाता। उसी प्रकार से बैठे बिठाए को रणथंभौर दुर्ग मिल गया। तो बहादुर शाह ने सोचा एक बार और आडा खटखटा के आते हैं, हो सकता है कुछ और मिले, ठीक है। एक बार आप मानो आपका गुल्लक है, गुल्लक में से आप बिना तोड़े मान लो कि एक बार आपने ऐसे किया, एक ही बार किया आपने ऐसे, ठीक है, उसको आडा किया, ठीक है, उल्टा किया, आपको सिक्का निकल के आ गया। तो आप सोचोगे कि बिना मेहनत के एक आया, एक बार और ट्राई करें। इसने एक और ट्राई किया, फिर से आक्रमण किया। 1533, सॉरी 1534-35 में लिखते हैं, 34 में डेरा डाला था, युद्ध होते थे 35 में, क्या तो ऐसे लिखना। 1534-35 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया, पुनः आक्रमण किया। अब कर्मावती ने कहा फिर से समझौता कर लो। तब ऐसा लेटर भेजने वाले थे, लिखवा रहे थे, तभी तो वहां के जो सरदार थे उन्होंने कहा कर्मावती जी ठहरो, रुको एक मिनट। तो उन्होंने क्या हुआ, तो कहा कि देखो समझौते तो कब तक करोगे,
ऐसे दुर्ग बांटने लग जाओगे ना तो विक्रमादित्य दोहरा ही मोटा होगा। ये लास्ट में ना 30 बाई 30 का ना प्लॉट बच जाएगा, उसमें टेंट रहे ताड़ के जो खड़ा रहना पड़ेगा या मान लो बैठना पड़ेगा, वहीं पे रहना पड़ेगा। तो इसने कहा तो फिर क्या करें, तो फिर क्या लड़ेंगे। उन्होंने कहा लड़ना होता तो सांगा कोई जेल क्यों देते। उन्होंने कहा उस समय तो थोड़ी शक्तियां मान लो कि डाउन थी, लेकिन अभी ठीक ठाक तो हो गई है ना। उसने कहा जो हुई है अभी धूल धूल हो जाएगी पूरी पूरी। उन्होंने कहा धूल होगी तो होगी। इतिहास में ये तो लिखा हुआ होगा ना कि लड़ते हुए मारे गए। ऐसा तो नहीं है कि भाई कि फिर दुख दे दे के हार गए, ऐसा तो नहीं है ना कि डर गए। लड़ते भी मारे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखो यहाँ पे। इसके बाद जो है, हाँ ठीक है, एक और कहानी आती है। देखो अब यहाँ पे है ना एक छोटी सी चीज या बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी, छोटी किताबों के अंदर आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे जो कर्मावती जो है हुमायूं को राखी भेजती है, और हुमायूं जो है हेल्प नहीं कर पाता या पहुंच नहीं पाता है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा झूठ यही है। हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो मैं कहता हूँ यही झूठ है, और मैं इसको सिद्ध करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये है अपने इंडिया का नक्शा मान लो। ठीक है, ये इंडिया है, ये अपने राजस्थान है। चलो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ऐसे। ये अपने राजस्थान है, ठीक है, क्या है राजस्थान। ये यहाँ पे दिल्ली है, ये यहाँ पे मालवा है, यहाँ पे ये गुजरात है, ठीक है, दिल्ली। और यहाँ पे मान लो ये अपना मेवाड़ आ गया। यहाँ पे एक जगह पड़ती है ग्वालियर। कहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे, यहाँ पे जगह पड़ती है ग्वालियर। अब जो मैं कहूं कि ऐसा कहते हैं कि हुमायूं जो है दिल्ली से पहुंच नहीं पाया, मैं क्यों दिल्ली से नहीं पहुंच पाया, कैसी बात कर रहे हो। अरे भाई साहब 1534-35 के अंदर तो जो हुमायूं है, हम पढ़ते हैं कि उसने मालवा पे जो है क्या किया था, अभियान, मालवा अभियान किया था हुमायूं ने। तो वो तो ग्वालियर के अंदर बैठा था। यहाँ पे ग्वालियर से तो मेवाड़ की सीमाएं लगती है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मेवाड़ की ऐसी सीमाएं लगती थी उस समय ग्वालियर से। रणथंभौर भरतपुर, वहां पे ना सीमाएं लगती है ग्वालियर से मेवाड़ की। और आप बात करते हो कि यहाँ पे कि मान लो वो पहुंच नहीं पाया, मैं कहूँ कितना आग से दूर था रे। सीमाएं लगती है, सीमाएं मेवाड़ की ग्वालियर की सीमाएं लगती थी, तो पहुंच क्यों नहीं पाया। मैं कहता हूं उसने मदद नहीं की, क्यों नहीं की, अब सुनो। देखो ये यहाँ पे क्या है, मालवा। मैंने अभी भी कहा था कि बहादुर शाह जो है उसके पास की कौन कौन सी रियासतें थी, एक तो मालवा थी उसके पास, ठीक है, गुजरात का शासक था ही था बहादुर शाह, तो उसके पास मालवा भी जीता हुआ था। हुमायूं को पता था कि 4 बड़ी रियासतें हैं, 2 भाई साहब अकेले के पास है, एक मेवाड़ है, मेवाड़ पे आक्रमण करने जा रहा है, तो सोचो मेवाड़ तो जीत ही लेगा। भाई साहब अगर मैंने गलती से मदद कर दी ना कर्मावती के, तो कर्मावती की तो जो है फुटबॉल, मतलब कि मेवाड़ की तो फुटबॉल बनाएगा जो बनाएगा, उसके बाद मेरी भी बारी आ जाएगी, दिल्ली खतरे में है, तो इसने आक्रमण, सॉरी, मदद ही नहीं की। उसके बाद में एक और कारण सुनो। अपन बढ़ते हैं कि 1533-34, सॉरी 34-35 के अंदर या 1535 के अंदर हुमायूं ने, जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि हुमायूं ने जो है मालवा अभियान किया था। तो भाई साहब इसकी वो सोची समझी हुई साजिश थी किसकी, हुमायूं की, कि ये भाई साहब जब बहादुर शाह जब यहाँ पे आक्रमण करेगा ना, अपन भाई साहब इधर आक्रमण कर देंगे मालवा के अंदर, मालवा अभियान कर देंगे। और इसने मालवा अभियान किया, मालवा जीता भाई साहब, और इधर से राजी हो गया। मैं कहूं इसने मदद नहीं की थी, राखी भेजी थी लेकिन मदद नहीं की थी। कभी ये मत लिखना इसके बाद कि उन्होंने मदद नहीं कर पाया, ठीक है, मदद की ही नहीं, लिखो ये बात। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, परंतु हुमायूं ने मदद नहीं की। देखो, तो मैं कहता हूं कि भाई साहब देखो, कई बार क्या होता है कि इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इसको कई बार लोग ना अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग नहीं, मान लो सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं कि आप जिंदगी में अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, किसी की भी करो, राजस्थान की करो या
इंडियन लेवल की लो, लेकिन आपको दोनों पढ़नी जरूरी है। अगर आप मान लो आपकी राजस्थान हिस्ट्री है ही नहीं, आपके साथ इंडिया की है, तब तो मान लो चलो इंडिया की पढ़ लो। लेकिन अगर आपके राजस्थान की हिस्ट्री है, तो एक बार के लिए मैं आपको कहूंगा कि सॉरी, राजस्थान की हिस्ट्री अगर आपके पास है, तो मैं कहूंगा एक बार के लिए इंडिया हिस्ट्री जरूर पढ़े, ठीक है। रफली पढ़े लेकिन पढ़ जरूर ले। नोट्स वोट्स अगर न बना पाओ तो एक बार पढ़ ही लो, 2.5 की स्पीड से लो, 2 की स्पीड से लो, क्लास ले लो एक बार, ठीक है। मैं अभी स्टार्ट करवाऊंगा थोड़े समय के बाद, मैं कहता हूँ 10 एक दिन लगेंगे, 10 एक दिन के बाद अपन स्टार्ट करते हैं इंडियन हिस्ट्री में। आज आपके लिए ये एक और काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या है कि हुमायूं को महान कैसे बताते हैं भाई। हुमायूं के लिए कुछ अच्छा लिखने के लिए किसी को बुरा बताना पड़ेगा। तो यहां पे क्या किया कि बहादुर शाह को थोड़ा बुरा बना दिया और हुमायूं को अच्छा बना दिया कि हुमायूं मदद नहीं कर पाया, मालवा से तो सॉरी दिल्ली से आया आ रहा था लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। अरे मैं कहूँ पहुंच नहीं पाया, था तो ग्वालियर में, ग्वालियर में तो सीमाएं लगती है। मदद करना नहीं चाहता था क्योंकि उसको तो मालवा जीतना था भाई साहब को, ठीक है। तो आज के बाद में ये लिखना मत कि मदद नहीं कर पाया, मदद नहीं की। इसके बाद जो है क्या होगा, शाखा होगा राजस्थान का, नहीं सॉरी अपने मेवाड़ का दूसरा शाखा लिखो। मेवाड़ का दूसरा शाखा। मैंने बता रखा है शाखे की क्या होती है, दो टर्म्स होती है। एक में होता है जोहर। अब देखो यहां से एक और छोटी सी बात मैं और बताऊंगा। जोहर और यहाँ पे होती है केसरिया। शाखे की दो टर्म्स होती है जोहर और केसरिया। अब देखो जोहर तो यहाँ पे कौन करेगी, कर्मावती करेगी। कौन करेगी, कर्मावती। लेकिन केसरिया यहाँ पे विक्रमादित्य नहीं करेगा, विक्रमादित्य तो टाबर है। मैं कहूँ इससे बड़ी आपके पास प्रूफ क्या हो सकता है भाई साहब कि यहाँ पे जो है केसरिया करने के लिए कोई आदमी नहीं है सिसोदियों के पास। देवलिया से बाघ सिंह को बुलाना पड़ा। यहाँ पे जो है केसरिया किसने किया, बाघ सिंह ने किया यहाँ पे। बाघ सिंह नहीं है, बाघ सिंह है, ठीक है। बाघ सिंह कहाँ का, पाती परगुणे में मैंने पढ़ा था, देवलिया का। इसकी जो छतरी बनी हुई है कहाँ पे, पांडुपोल में। कहाँ पे, तो लिख लेना उदयपुर। कहां पर है, उदयपुर के अंदर छतरी बनी हुई है बाघ सिंह की। भाई साहब बाघ सिंह को बुलाना पड़ रहा है केसरिया करने के लिए, इतने लड़े कि यहाँ पे जो है कोई बचा ही नहीं। केसरिया करने के लिए बाघ सिंह को बुलाना पड़ रहा है, तो सोचो मेवाड़ वाले कितने लड़े होंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेवाड़ ना हो तो राजस्थान ना हो तो, और राजस्थान ना होता हो तो भारत ही ना हो। लिख लो यहाँ तक, इसके बाद में पढ़ते हैं आगे। टाइम तो हो गया होगा लेकिन फिर भी 10 एक मिनट एक्स्ट्रा ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। कल कल वाली जितनी क्लास ले लेंगे, 10 एक मिनट और लेंगे। 1 घंटा और 5 या 6 मिनट होगा वो। लिख लो यहाँ तक। इसके बाद में अपने जैसे बड़मीर वड़मीर है तो ठीक है, उसको पढ़ते हैं फिर खत्म करेंगे। लिखो एक मिनट के लिए यहाँ तक, जल्दी से लिख लो, बस स्क्रीन शॉट ले लो या तो। लिख लिया होगा। फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ठीक है ना। हटा दो सब। अब हुआ क्या
कि जब वो मेवाड़ वाला दूसरा साका हुआ, आक्रमण हुआ 34-35 के अंदर, उसके कुछ समय बाद ही क्या हुआ कि जो अपना बहादुर शाह था उसकी मृत्यु हो गई। तो सिसोदिया ने सोचा कि इससे बढ़िया मौका कब मिल सकता है, तो उन्होंने जो है मेवाड़ के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया। और जो इसकी जानकारी है उसके बाद में कहते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं, लिखो, बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात सिसोदिया सिसोदिया ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर, चलो वहीं लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, अधिकार कर लिया। आगे लिखेंगे, समझाता हूं बाद में, इसकी या इस साके की जानकारी पूर्व 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 के ब्रैकेट में लिखना, भीलवाड़ा के ताम्रपत्र से मिलती है। यहां पे लिख लेना 1535 के 1535 के पूर्व के ताम्रपत्र से मिलती है। यहां तक लिखो। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, कि पूर्व का ताम्रपत्र, तो ये क्या है, तो मैं बता दूं। देखो, पहले वाला क्या होते थे कि जब जोर करते थे ना, केसरिया करते थे, तो जिसके पास जो संपत्ति होती थी या फिर जो ऐसे राजपाट नहीं, जो गहने होते थे, देखो इससे मैं आप एक और जानकारी देता हूँ, ठीक है। जो अपने आपके पास कोई जैन हो आप में से, या आपके पास कोई दोस्त जैन धर्म कैसा हो, या आपने देखा होगा कहीं ना कहीं टीवी के अंदर देखा होगा भी, कुछ प्रचलित कुछ थे जैन धर्म के, तो उन्होंने क्या कहा था, अपनी जो भी इच्छाएं होती है वो सारी क्या होती है कि पूरी कर लेते हैं संन्यास धारण करने, संन्यास लेने से पहले। वो जब संन्यास लेते जैन धर्म में, तो छोटा बच्चा था एक, और एक महिला थी, शायद माँ और बेटा दोनों ही थे, एक इकलौता बेटा था, वो फिर भी संन्यास ले लिया था उन दोनों ने। वो क्या थे, अब आपने देखा कि सारे उनके ऊपर हीरा हीरे जवरात जो भी थे उनके पास जड़े हुए थे, वो उन्होंने पहन रखे थे। और जैसे ही उन्होंने कि भाई खाने सब जो होती है उनकी सारी इच्छाएं पूरी करी जाती है संन्यास लेने से पहले। और जब संन्यास लेते हैं उनके गुरुजी उनको संन्यास दिलवाते हैं, तब वो जो है जितनी भी घड़ियां होती है सारी सारी होती है वो फेंक देते हैं, मान लो सबको ऐसे लुटा देते हैं। उसी प्रकार से जब साका होता था तो उस समय जो जोर करते थे, जो रानी के पास जितने भी गहने जेवरात जो भी चीजें होती थी, पैसे जो भी होते थे, मुद्राएं, वो जो है गरीबों को बांट देते थे। जैसे कोई गरीब होता, तो उस समय एक ब्राह्मण महिला थी, ब्राह्मण बुढ़िया माँ, तो उसके पास क्या हुआ, सोचो एक रात पहले खाने के लिए आटा नहीं हो, और अगले ही जो है कल मान लो कि एक दिन बाद में 4 किलो सोना भाई साहब, तो पुलिस वाले ना पहुंच जाए, मतलब जांच के लिए लोग नहीं पहुंच जाए। मैं कहूँ आपका दोस्त अभी कोचिंग कोचिंग आवे, और कोचिंग में क्या हुआ है कि एक दिन पहले तो भाई साहब के पास पेन मांगे, रोज के तानसेन के पैसे मेरे पास से मांगता था भाई साहब, आज BMW लेके आ गया, आप खुद जाके पुलिस थाने में रिपोर्ट लेके आओ, पता नहीं कहां से लेके आया। तो ऐसा नहीं होता ना, तो प्रूफ तो होना चाहिए। भाई साहब मान लो कि कोई 7 करोड़ जीत के आए, किसमें से, कौन बनेगा करोड़पति में से, और कोई के पैसे कहां से है, कौन बनेगा करोड़पति में से, क्या प्रूफ है तेरे पास वहां जीत के आए? 100 देख लो भाई, 100 तो तेने एडिटिंग कर दी होगी। तो वो कहता है भाई देखो हर चीज क्या होता है, फिर लिख के देते हैं कि भाई ये मैं हूं और मैं इसको पैसे दे रहा हूं। तो वहां पे क्या है, ताम्र पत्र दिया जाता था उस समय, जब जोर करती थी रानियां, जिसको पैसे देती थी उसको जो है ताम्र पत्र दिया जाता था कि मैं कर्मावती 1935 के अंदर बहादुर शाह जफर है गुजरात का, वो आक्रमण कर रहा है, हम जोहर कर रहे हैं, ठीक है, उस मेवाड़ का जो शाखा है उस समय जो है मैं इनको ये सामान दे रही हूँ, मतलब जो भी है गहने मैंने दे रही हूँ। तो वो जो है एक जो भारत आजाद हुआ उसके समय ऐसा पता चला कि जो महिला है उसके पास ये ताम्र पत्र है,
तो वहां पे गए और जात के महिला को कहा कि ये ताम्रपत्र हमको दे दो। उसने कहा नहीं, कल को जमीन ले ले हमारी। पहले वाला आपने बड़ेरों को सुना होगा कि ताम्रपत्री करा रखी है हमने, भाई साहब जमीन हमारी है, ताम्रपत्री है मारकर। उसी प्रकार से वो ताम्रपत्री क्या होती थी, पहले वाला ये पट्टे पट्टे नहीं चलते थे, पहले ताम्रपत्री थी। ताम्र का पत्ता होता था, पत्ता मतलब पत्ते जितना पतला होता था, इसलिए ताम्र पत्र कहते थे उसको। उसके ऊपर लिख के देते थे कि भाई ये जमीन फलाने फलाने आदमी की है, मोटियार की है। तो उसी प्रकार से जो है ताम्र पत्र के ऊपर लिख के देता था। तो उसी प्रकार से वहां पे पहली वाली दो लाइनें लिखी हुई है, उसके अंदर वो कर्मावती जानकारी देती है कि ये मैं हूं, और मैं जो इस साके के अंदर ये इसको दे रही हूँ 1500, सॉरी हाँ 1535 के अंदर। यहां तक ये लिख लो। इसके बाद में जो है लिखना, इसके बाद में शासक प्रशासक बनता है, मैं कह रहा हूं राजा नहीं बनता। अब यहाँ पे जो है वापस तो इसको ले लिया भाई, मान लो जो है चित्तौड़ सॉरी मेवाड़ है, उसके ऊपर वापस तो अधिकार कर लिया सिसोदियों ने। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब शासक किसको बनाया, विक्रमादित्य तो छोटा, ठीक है, फिर से वही दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि बहादुर शाह ने कहा मतलब कि आक्रमण किया, वैसे और कोई आक्रमण कर सकता है। तो वहां पे कहा कि एक है तो सही, कहा कौन है कि वो पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार है ना, उसका दासी पुत्र है। उन्होंने कहा चलो है तो कोई है तो सिसोदियों में से ही ना, उसी को बनाओ। तो वहां पे राजा नहीं बनाया था, ध्यान रखना, प्रशासक बनाया था। तो लिखना बड़वीर प्रशासक, बड़वीर प्रशासक लिखना, बड़वीर को मेवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। कौन था, तो मैंने बताया अभी, उड़ना राजकुमार जो पृथ्वीराज था उसका दासी पुत्र। तो लिखो बणवीर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। अब भाई साहब बड़वीर प्रशासक बन के उसने कहा कि असली मजाक तो राजा बनने में ही है, कहा इसे युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता मैं। भाई साहब हो सकता है अब आदमी युद्ध होता, अपन को लड़ना पड़ता, सिसोदिया हूं मैं तो लड़ना पड़ता मेरे को, मारा जाता भाई साहब। ठीक है, यहाँ पे अपन राजा है एकदम तगड़े। असली फीलिंग तो गद्दी में है भाई साहब। मंत्री मंत्री बनने में क्या है, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, ऐसा। उस समय राजा था उस समय, तो उसने कहा कि भाई जैसे बणवीर था, उसने कहा कि असला मजा तो राजा बनने में है। उसने कहा तो राजा बनने के लिए क्या करूं। उसने कहा कि आज तो मैं मान लो राजा हूं, लेकिन 2 साल 4 साल बाद में जब विक्रमादित्य बड़ा होगा तो उसको तो राजा बनाएंगे। ठीक है, अपने को तो ऐसा कहा गया है कि भाई अभी तू बन जा, और उसके बाद में जब विक्रमादित्य बड़ा हो जाए तो उसको बढ़ा देंगे, अपन को ऐसा कह रखा है। तो गद्दी छिन जाएगी। उसने कहा तो क्या करें। तो दिमाग में ख्याल आया कि उदय सिंह को सल्टा सॉरी जो विक्रमादित्य को अगर मैं मार दूं तो अपन बन जाऊंगा बाद में मैं। तो मैंने बताया था आपको अभी भी कि उदय सिंह को और विक्रमादित्य को जो है ननियाल भेज दिया था। अपनी जो हाड़ी रानी थी कर्मावती, तो उसने ननियाल भेज दिया था वहां पे। तो ननियाल में आराम से रहेंगे, आक्रमण आक्रमण हो रहे हैं तो आराम से एकदम तगड़े तरीके से वहां पर रहेंगे, नाले के अंदर घी बाटे खाएंगे और मौज उड़ाएंगे। तो भाई साहब बड़वीर ने बुलेट की चाबी घुमाई, गया और बड़वीर को सल्टा दिया। तो लिखो यहाँ पे बड़वीर ने 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब किसी ने कहा है विक्रमादित्य को तो मार दिया, उदय सिंह तो अभी भी जिंदा है ना, वो भी तो बन सकता है, वो भी तो सिसोदिया का ही खून है, ठीक है, वो भी तो इसका सांगा का ही पुत्र है। तो उसने कहा अच्छा चलो उदय सिंह को चलता है। उसके बाद में सारी आप कहानी जानते हो, उदय सिंह को मारने जाता है, उसके बाद में जो पन्ना धाई है वो अपने पुत्र चंदन को जो है उसका बलिदान देती है, बलि देती है और उदय सिंह की रक्षा करती है। ये वाली कहानी सब जानते हैं। लिखो बणवीर उदय सिंह को भी मारना
जाति थी परंतु चाहती नहीं चाहता था। परंतु पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की। अब भाई साहब चंदन को था, चंदन को मार दिया इसने बनवीर ने, ये राजी हो गया भाई साहब, अपनी राजा है, राजी हो गए। जो इसने कुछ निर्माण कार्य किए थे, निर्माण कार्य जो है इसके यहां लिख लो, ठीक है। साथ में निर्माण कार्य, एक तो इसने नौ लखा मंदिर बनवाया था, 9 लाख का भंडार बनवाया था, 9 लाख का भंडार। एक जो है इसने मंदिर बनवाया था, तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी। अब देखो तुलजा भवानी जो है वो अपने जो महाराजा छत्रपति शिवाजी है उनकी कुल देवी थी। देखो वहां पे कुछ जानकारी मिलती थी, अपन सज्जन सिंह पढ़ा था अपने, सज्जन, तो सज्जन कहाँ चला गया था वहां पे, और जो सज्जन से ही बाद में जो पीढ़ियां थी वो जो है जैसे कि अपन कहते हैं कि हमको जानकारी मिलती है कि महाराजा जो छत्रपति शिवाजी है वो अपने आप को क्या बोलते हैं, सिसोदिया बताते हैं, और यहाँ पे मिल रहा है कि तुलजा भवानी का मंदिर बना रहा है। मतलब इनकी कुल देवी, मतलब जो माता जी कुल तुलजा भवानी माता है उनका मंदिर ये भी बनवा रहे हैं, वो भी बनवाते हैं वहां पर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल रहा है ना, इसका मतलब वो जो है यहीं से निकले हुए हैं, ठीक है, राजस्थान के मेवाड़ से ही निकले हुए हैं। तो यहां तक लिख लेना, जल्दी से लिख लो यहां तक। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी क्यों नहीं बताई इनकी अपने, तो कहानी तो देखो, अब आपको पता है कि कहानी क्या रही। बनवीर गया ने उसकी जगह अपने बेटे को सुला दिया, और उसकी जगह जो है बनवीर को, सॉरी जो चंदन को उदय सिंह समझ के उसकी हत्या कर दी किसने, बनवीर ने, उसके बाद में आ गया वापस। तो ये कहानी आपको पता है, आपने छोटी क्लास में आपने पढ़ भी रखी है, ठीक है। अगर गलत होगी, इसमें कुछ एडिट करना होता तो मैं जरूर बता देता। अब मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, इसके आगे कहानी सुनाएंगे अपन, ठीक है। पन्ना धायनी को अभी पूरा उदय सिंह बचाना बाकी है, तो उसकी चर्चा करेंगे हम। लेकिन जो आपको चीजें नहीं पता है, अगर मैं वो बताऊंगा ना तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। लेकिन आपको जो पता है उसमें क्या मजा आएगा भाई, आपको पहले कुछ चीजें पता होगी तो उसमें क्या मजा आएगा। आपको पता है कि आपकी नौकरी लग जाए पशु परीक्षक के अंदर, तो क्या मजा आवे। नहीं पता हो भाई साहब, फिर बताया आपको, एकदम से वो लिस्ट आवे और उसके अंदर आपको नाम लिखा हुआ दिखे, तब आपको जो खुशी होवे उसी प्रकार से खुशी देंगे आपको, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक लिख लो। निर्माण कार्य, कौन कौन से निर्माण कार्य के अंदर 9 लाख का भंडार बनवाया भाई साहब, राजी राजी हो गया था। और उसके बाद में जो है तुलजा भवानी मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। लिख लेना, ठीक है। टाइम हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। क्लास कैसी लगी देखो, सब्सक्राइब जो भी करे, अंत में बोल रहा हूँ, पहले बोलना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो भी सब्सक्राइब करे वो अपना नाम जरूर लिख दे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।